हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर से आपका हमारे डायरेक्ट क्लासेस में। और हम टॉपिक कर स्टार्ट कर रहे हैं गुहिल सिसोदिया राजवंश। कौन सा टॉपिक है? गुहिल सिसोदिया, जो हम पढ़ भी रहे थे, ठीक है। और गुहिल राजवंश के अंदर हम पढ़ रहे थे महाराणा कुंभा के बारे में, ठीक है। महाराणा कुंभा के बारे में हम क्या कर रहे थे? डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको आधी चीजें तो बता दी थी, और मैंने फिर बताया था कि महाराणा कुंभा का थोड़ा सा क्या है, इंपॉर्टेंट मामला है, तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज वो नेक्स्ट क्लास आ गई है। तो देखो, हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या डिस्कस किया था? हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि महाराणा कुंभा है वो किसके संरक्षण में रहता है? तो वो चुंडा के संरक्षण में रहता है। उसके पहले उसके जो रणमल थे उनके संरक्षण में रहता है। अपनी दादी के भाई रणमल की क्या रहता है? संरक्षण में रहता है। लेकिन रणमल जब उस पे अटैक करने की सोचता है, ये बात जब हंसाबाई को पता चलती है, तो वो किसको बुला लेती है? वो बुला लेती है चुंडा को। कहाँ गया हुआ था चुंडा? नौरंगसंग था मालवा का राजा, उसकी शरण में गया हुआ था। वापस आता है, वापस आके किसको मार देता है? वो रणमल को मार देता है, ठीक है। थोड़े दिन बाद में क्या होता है? अवल बावल की संधि करवा देती है। कौन? हंसाबाई। किन किन के बीच में? राव जोधा और 1453 के अंदर ये संधि हो जाती है, ठीक है। किस किस के बीच में होती है? जोधपुर वाले राव जोधा के बीच में और अपने मेवाड़ के कुंभा के बीच में होती। भाई आज के बाद में अब लड़ाई वड़ाई मत करना, एक ही परिवार के सारे हैं। बोले हम ऐसे कैसे मान ले कि एक परिवार के? तो हम पारिवारिक रिश्ता क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। उस संधि की एक शर्त के अनुसार महाराणा कुंभा है, सॉरी उसका बेटा है कौन? रायमल, और उधर राव जोधा की बेटी है श्रृंगार कंवर, दोनों की क्या हो जाती है? संधि हो जाती है। जहां से आंवले के पेड़ शुरू होते हैं, वहां जहां पर आंवले के पेड़ थे वो आपका मेवाड़ वाला क्षेत्र रह गया, और जहां पे बबूल स्टार्ट हो जाती है, मरुस्थलीय प्रदेश स्टार्ट हो जाता है, वहां से मारवाड़ की सीमा चालू हो जाती है। ये जगह दोनों मिलती है कहां पे? ये मिलती है आपकी सोजत पाली के अनुसार। तो इस आवड़ बावड़ की संधि यानी मेवाड़ मारवाड़ की संधि जो 1453 की हंसाबाई की मध्यस्थता में हुई थी, उस संधि के अकॉर्डिंग अगर मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का अगर जिक्र करूं मैं, तो वो सोजत पाली के अंदर आपकी पड़ती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि भाई जो महाराणा कुंभा है उसकी जो राजनीतिक जो विजय है वो कौन कौन से, कि उसने कौन कौन से युद्ध लड़े हैं, ठीक है। कौन कौन से युद्धों में वो विजय हुआ है, किन किन के राजाओं को हराया है, ठीक है। वो सारी चीजें आज हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आपको मैं बता दूं, जो पहला युद्ध उसने लड़ा था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो युद्ध आपका सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध? सारंगपुर युद्ध, ठीक है। सारंगपुर युद्ध होता क्या है? मेवाड़ मारवाड़ संधि होती है 1453 में। उससे पहले ही वो लड़ चुका था। कौन? रणमल के साथ लड़ चुका था। और रणमल के साथ जब वो लड़ चुका था, तब सारंगपुर युद्ध 1437 के अंदर होता है। कब होता है? 1437। और बताया जाता है कि मालवा का जो क्या था, महमूद खिलजी है, वो अटैक करता है महाराणा कुंभा पे, और महाराणा कुंभा उसका ऐसा सांग निकाल के भेजता है ना। और ऐसा सांग निकाल के भेजता है कि उस सांग से आप याद रखेंगे क्या? सारंगपुर का युद्ध। और किसकी खिल्ली उड़ा देता है? ऐसा मतलब खिल्ली उड़ा देता है महमूद खिलजी की। तो महमूद खिलजी, ठीक है, कहां से आया था? मालवा एमपी से। और किसके बीच में होता है? महाराणा कुंभा के बीच में। कब होता है? 1437 में। तो आप याद रखेंगे एक इंपॉर्टेंट युद्ध है ये सारंगपुर का युद्ध। महाराणा कुंभा महमूद खिलजी मालवा से आया था, उसने अटैक किया था, उसको हराया था। इसलिए समझ में आई मेरी बात? ऐसे याद रख लेंगे, ठीक है, कि सारंगपुर के युद्ध में महमूद खिलजी की महाराणा कुंभा ने ऐसी खिल्ली उड़ाई थी, उसका क्या निकल गया था? सांग निकल गया था। तो सारंगपुर का युद्ध महमूद खिलजी और महाराणा कुंभा के बीच में होता है 1437 में। समझ में आई मेरी बात? चलो अब देखो, जब ये सारंगपुर का युद्ध हो रहा था ना, तब ये एमपी वाले जब आ रहे थे, तो गुजरात का एक राजा हुआ करता था उस टाइम, और उसका नाम था आपका, वो नाम था कुतुबुद्दीन शाह। और कुतुबुद्दीन शाह ने अपनी सेना क्या, उसको स्टे दिया था, और अपनी सेना क्या कर दी थी? उसके सेना में शामिल कर दी थी। तो महाराणा कुंभा ने इसको बुरी तरह से हराया था। तो इसको विजयी घोषित कर दे, यहाँ पे कर दिया। चलो, और महाराणा कुंभा एकदम नागा टाइप आदमी, एकदम खतरनाक आदमी, ये जब इससे युद्ध करने आ रहा था ना, तो गुजरात के एक महमूद शाह, सॉरी कुतुबुद्दीन शाह नामक राजा ने अपनी सेना किसके साथ भेज दी थी? महमूद खिलजी के साथ भेज दी थी। उसको क्या
स्टे दिया था, विश्राम दिया था, किसके विरुद्ध? महाराणा कुंभा के साथ। अब बताओ इसका जो दोस्त है महाराणा कुंभा क्या होगा? दुश्मन ही होगा। तो महाराणा कुंभा ने बोला कि चलो ये तो जीत गए, पर वो जो उसने चाय नाश्ता करवाया था ना महमूद खिलजी ने, अरे वो कौन है? उसको लो पकड़ के। तब पता चला कि वो कौन था, वो था गुजरात का कुतुबुद्दीन शाह। ठीक है, तो उसको भी भयंकर तरीके से मारता है कौन? महाराणा कुंभा। लेकिन उस युद्ध का जिक्र नहीं मिलता है। ठीक है, उस युद्ध का कोई प्रॉपर जिक्र नहीं मिलता है। उसको उसकी छोटी मोटा कोई राज्य था उसको ऐसे ही हरा दिया महाराणा कुंभा ने। अब देखो दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? तो महमूद खिलजी और उधर अपने गुजरात वाले कुतुबुद्दीन शाह दोनों एक जगह बैठते हैं, वापस एक दिन डिनर का प्लान करते हैं। उधर कुतुबुद्दीन शाह हारकर मैसेज करता है कि हर तेरे चक्कर में मेरे टूम तामड़े उसने बखेर दिए। बोले करना क्या है? बोले एक काम कर, तू डिनर पे आ। ठीक है, हाँ हाँ, अपन क्या मिलते हैं वहां? कैफे में मिलते हैं। कैफे में चाय पानी पे बात करेंगे, चाय पे चर्चा करेंगे, मन की बात करेंगे नरेंद्र मोदी की तरह। उनको बुलाया, बुला के दोनों बैठते हैं। और वो जगह थी आपकी गुजरात के अंदर चंपानेर। कौन सी जगह? गुजरात और एमपी के बॉर्डर पे पड़ता है चंपानेर। और वहां पे आकर वो दोनों क्या करते हैं? एक मीटिंग करते हैं। किसके विरुद्ध प्लानिंग करते हैं? महाराणा कुंभा के विरुद्ध करते हैं। तो वो संधि क्या हो जाती है? प्रसिद्ध हो जाती है। और वो संधि का क्या नाम है? चंपानेर की संधि। किसकी संधि? चंपानेर संधि। तो किसके विरुद्ध होती है? महाराणा कुंभा के विरुद्ध। चंपानेर संधि इंपॉर्टेंट है भाई, 1456 में। मतलब आप देख सकते हो कि 37 में इतना भयंकर मारा था कि 56 तक तो इनको संधि याद आई थी, है ना। महाराणा कुंभा ने 37, मतलब आप देख लो कितना डिफरेंस आ गया। 16 साल हो गए लगभग। ठीक है, 16 साल तक तो वापस मुंह नहीं गया था मेवाड़ की तरफ इन दोनों ने। फिर एक संधि करते हैं, प्लानिंग करते हैं, बैठक करते हैं। ठीक है, तो चंपानेर की संधि होती है, किन के विरुद्ध होती है? किसके विरुद्ध होती है? तो विरुद्ध होती है, वो तो होती है महाराणा कुंभा की। ठीक है, तो बोले कि ये डील का डाकिया आदमी, ये अकेला तो इसको हरा नहीं सकते, हम दोनों चलते हैं। क्या करते हैं? दोनों चलते हैं। कौन दोनों चलते हैं? तो की थी किसने? एक तो महमूद खिलजी, और आपका गुजरात वाला कुतुबुद्दीन शाह। ये दोनों क्या करते हैं? संधि करते हैं। ठीक है, अब किसके विरुद्ध करते हैं? महाराणा कुंभा ही करते हैं। कब करते हैं? 1456 में। तो क्या बोला? ऐसे आप याद रख लेंगे कि भाई महाराणा कुंभा से अगर चंपा छीननी है, चंपा का मतलब मेवाड़, अगर चंपा छीननी है तो 56 इंच का सीना चाहिए। क्या चाहिए? 56 इंच का सीना चाहिए। तो आप याद रख लेंगे 1456 में ही संधि हुई। क्या छीनना चाहते थे? चंपा। किससे? महाराणा कुंभा से। कौन कौन? बोले तेरी भी क्या हो गई? बोले मैं तो खिल्ली उड़ा के आ ही गया। और बोले तू भी क्या करवा ले? खाद क्या करवा ले? खिल्ली उड़वा ले अपनी। तो महमूद खिलजी और बोले तेरा जो कुतूहल आ रहा है ना अंदर से, वो भी क्या हो जाएगा? तेरा खत्म हो जाएगा। तो ये दोनों क्या करते हैं? संधि करते हैं। खिल्ली उड़ाने का क्या करते हैं? वो कुतूहल था दोनों को, है ना। तो कुतुबुद्दीन कुतूहल से याद रख लेंगे, खिल्ली से खिलजी याद रख लेंगे। दोनों क्या करते हैं? महाराणा कुंभा के विरुद्ध क्या करते हैं? चंपा को लेने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए। कितना चाहिए? 56 इंच का सीना चाहिए, नरेंद्र मोदी की तरह। तो अब याद रख लेंगे कि चंपानेर की संधि होती है वो 1456 के अंदर होती है, महाराणा कुंभा के विरुद्ध होती है। दो राजा, मालवा का था, एमपी का था कौन? महमूद खिलजी। और आपका गुजरात का कौन था? कुतुबुद्दीन शाह। दोनों मिलकर क्या करते हैं? संधि करते हैं कि हम कैसे प्लानिंग करते हैं कि कैसे हम क्या करेंगे उसको हरेंगे। अब बताओ मेरी बात। अब वो बात क्या करते हैं? बात करते हैं यार तू भी बदनामी करवा के आ गया, तू भी बदनामी करवा के आ गया। अब बोले और बदनामी ना हो, क्या नहीं हो? और बदनामी नहीं हो ना, इससे पहले पहले क्या कर ले? हम एक युद्ध कर ले। तो बदनामी से बदनामी और ना हो, बदनामी और ना हो तो बदनौर। क्या याद रख लेंगे? बदनौर। तो अगला अपना युद्ध क्या हो जाएगा? बदनौर का युद्ध। तीसरा इंपोर्टेंट युद्ध क्या है? ये इंपोर्टेंट संधि है भाई, सीटीवीटी में पूछ लेगा, पक्का पूछ लेगा, आरआरएस प्री में भी पूछा हुआ है, पूछ भी लेगा। ठीक है, हाँ। तो अगला युद्ध है बदनौर का युद्ध। ठीक है, और भाई साहब संधि तो कर ली लोगों ने, दोनों ने, लेकिन फिर भी एक साल हिम्मत नहीं फटी इनकी, युद्ध कर ले। एक साल बाद युद्ध करते हैं। कौन सा युद्ध? और बदनौर इस बार पड़ता है एमपी में। कहां पड़ता है? तो 1457 के अंदर क्या करते हैं ये? बोले 56 इंच का सीना चाहिए ना, तो हम 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। 1 इंच क्या लेके चलेंगे? एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। बोले 57 इंच का लेके चलेंगे। किसमें और बदनामी नहीं हो, इसलिए हम कितने इंच का लेके चलेंगे? 56 की जगह 57 इंच का सीना लेके चलेंगे। किसके विरुद्ध? दोनों लोग आते हैं। कौन आते हैं? महमूद खिलजी प्लस आपका कुतुबुद्दीन शाह। और किसके विरुद्ध आते हैं? कुंभा के। कुंभा वेट ही कर रहा था, बोला जो आपको नहीं आना पड़ेगा, मैं ही आ रहा हूं,
आप वहीं रुको, एमपी रुको, दोनों आराम से रेस्ट वेस्ट करो, अपनी सेना वेना को इकट्ठा करो, मैं ही आ रहा हूँ। और कुंभा इनको इतने भयंकर तरीके से रहता है कि दोबारा एमपी से अटैक नहीं हुआ था महाराणा कुंभा के टाइम पे, मेवाड़ पे कभी अटैक ही नहीं हुआ उसके बाद में मराठों ने अटैक किया था, अटैक नहीं किया था मराठों में लूटने के बहाने, कर के बहाने आते थे वो, है ना। तो उसके बाद में इनके तो वंशजों ने युद्ध नहीं किया मेवाड़ की तरफ, कभी मुंह ही नहीं किया, तो ये इसमें भी कौन विजय हो जाता है, महाराणा कुंभा, ठीक है ना। वो पृथ्वीराज, सॉरी, जो आपके शिवाजी के लिए वो लाइनें लिखता है ना कि तोप तलवारें सेना, हाथी घोड़े तोप तलवारें सेना तो तेरी सारी है, फिर भी जंजीर में जकड़ा मेरा राजा सब पे भारी है। तो महाराणा कुंभा वैसा ही आदमी था। और महाराणा कुंभा बोले यार क्यों तो लड़ना रहे होते मेरा सेनापति लड़ लेगा तो। ये बताया जाता है, कई कई पुस्तकों में ये विवरण मिलता है कि इसका सेनापति हुआ करता था नरसिंह, वो ही चला गया था। और एक युद्ध हो रहा है अपनी सिरोही विजय, जो देवड़ा वंश है, सहसमल देवड़ा, है ना, उसके विरुद्ध भी लड़ने जाता है महाराणा कुंभा। तो उसमें भी ये जिक्र मिलता है कि उसके सेनापति को भेजा था, महाराणा कुंभा खुद नहीं गया था, उसका जो सेनापति था नरसिंह, उसको ही भेजा था, नरसिंह डोडिया नाम से था। और इस युद्ध में भी ये मिलता है, लेकिन आपको तो इतना याद रखना है कि कुंभा ही गया था खुद, ठीक है, ऐसा याद रख लेंगे, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा युद्ध, इतनी बड़ी सेना, दो राज्यों की सेना के विरुद्ध सेनापति को तो नहीं भेज सकता वो, तो कुछ पुस्तकों में मिलता है, बाकी आपको याद रखना है कुंभा ही है, ठीक है, कि भाई बदनौर के युद्ध के अंदर महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह के विरुद्ध कौन गया था, कुंभा गया था, और इतने भयंकर तरीके से उसको क्या करवा गया था, हरवा के आया था, ठीक है। हाँ, आप देखो एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं इसको, ठीक है। सारंगपुर युद्ध के अंदर महमूद खिलजी अपनी खिल्ली उड़वाता है, किससे, कुंभा से, और अपना क्या निकलवा लेता है, सांग निकलवा लेता है 1437 में। चलो ठीक है सर, होगी। फिर बोले वो गुजरात वाला उसको साथ दिया था कुतुबुद्दीन शाह ने, तो उससे भी क्या करता है, कुंभा युद्ध करता है, उस युद्ध का जिक्र नहीं मिलता है, इसी युद्ध के अंदर वो लिख देते हैं, ठीक है। अब अगली बार जब युद्ध करने जाएंगे तो पहले क्या करेंगे, वो प्लानिंग करेंगे, संधि करेंगे दोनों। तो ये दोनों क्या करते हैं, गुजरात और एमपी वाले संधि करते हैं कि दोनों मिलकर किसको रहेंगे, कुंभा को। कौन सी संधि के नाम से प्रसिद्ध हुई, चंपानेर की संधि। कितने इंच का सीना चाहिए, 56 इंच का। कुंभा से चंपा लेने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए, ठीक है। आप बोले बदनामी बहुत हो गई, और बदनामी नहीं करेंगे, बदनामी और नहीं होनी चाहिए, बदनामी और 56 इंच की जगह 57 इंच का सीना लेके चलेंगे। कितने इंच का, 57 इंच का। तो 57 के अंदर कौन सा होता है, बदनौर। कौन सा युद्ध होता है, दोनों जने मिलके किसको हराने की कोशिश करते हैं, कुंभा को, लेकिन कौन, कुंभा क्या करवा देता है, इन दोनों को हरा देता है। समझ में आई बात, तीनों युद्ध समझ में आए। पहला युद्ध सारंगपुर का युद्ध 37 में, चंपानेर की संधि 56 में, बदनौर का युद्ध 57 में। इज दैट क्लियर। चलो, तीनों युद्ध, सॉरी, दोनों युद्ध के अंदर कौन जीतता है, कुंभा जीतता है, ठीक है। अगले एक जिक्र मिलता है, अगला वो मिलता है सिरोही विजय के नाम से। कौन सी विजय, सिरोही विजय। और सिरोही को विजयी करता है, इसकी कोई डेट तो नहीं मिलती है, लेकिन आप याद रख लेंगे कि किसके विरुद्ध होती है, सहसमल देवड़ा के विरुद्ध। सहसमल देवड़ा, देवड़ा वंश था, देवड़ा, ठीक है, हार्ड, सिरोही के अंदर देवड़ा ही था। और देवड़ा चौहानों को क्या कर देता है, ये हरा देता है, कौन, कुंभा। और इसमें बताया जाता है कि सेनापति जाता है, कौन जाता है, सेनापति का नाम याद रख लेना भाई, इसमें सेनापति था, वो था नरसिंह डोडिया। और ये क्या हो जाता है, विजय। बोले दो राज्यों वाले, कितने बड़े बड़े राज्यों वालों को नहीं बख्शा, तेरे को बख्शेंगे क्या। तीनों चारों युद्ध क्या कर देता है, जीत लेता है, कौन, महाराणा कुंभा, ठीक है। तो ये थी महाराणा कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियां, ठीक है। राजनीतिक क्या थी, उपलब्धियां थी, समझ में आ गई, अरे समझ में आई क्या। चलो अब हम देखते हैं इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां। चलो, महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धि, जब आपके मेंस के अंदर कभी पूछ ले, देखो आजकल मेंस के अंदर 2 नंबर वाले क्वेश्चनों का तो ट्रेंड ही हटा दिया है, ठीक है। दो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग नए 2 नंबर वाला क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं, तो आएगा तो 5 नंबर और 10 नंबर वाला। तो कहीं पूछ ही ले कि भाई बताओ महाराणा कुंभा के बारे में, तो महाराणा कुंभा के बारे में ऐसे नहीं कि महाराणा कुंभा के माँ का नाम लिख दिया, पापा का नाम लिख दिया, आ गए मुंह उठा के, नहीं। उसके बारे में, उसके पहले उसके जन्म, पारिवारिक विवरण देना पड़ेगा आपको, फिर उसकी राजनीतिक विवरण देना पड़ेगा, फिर उसका सांस्कृतिक विवरण देना पड़ेगा, फिर उसका साहित्यिक विवरण देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें लिखनी होती हैं, तब आपको अगला 10 नंबर 5 नंबर देगा। ऐसे नहीं कि महाराणा कुंभा जो 8वीं 5वीं क्लास में लिखते थे ना, महाराणा कुंभा था, इसके पिताजी का नाम ये था, इसका जन्म ये है, हो गया पूरा, ऐसे नहीं होता है। उसका राजनीतिक पॉइंट टू पॉइंट बना के लिखने पड़ेंगे 10 नंबर के क्वेश्चन के अंदर आपको, ठीक है। हाँ, अब हम देखते हैं इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां।
तो कल्चरल जो इसमें क्या किया थी, उपलब्धि क्या की थी इसने, तो कल्चरल में क्या किया था इसने, कल्चर में क्या किया था आपको मैंने पहले बता चुका हूं मैं। इसने बहुत सारे क्या बनाए थे, स्तंभ बनवाए थे, बहुत सारे दुर्ग बनवाए थे, ठीक है। बताया ऐसे जाता है कि जो अपने मेवाड़ के अंदर, चित्तौड़ के अंदर 84 दुर्ग हैं। कितने हैं? 84 दुर्ग है, और उसमें 84 दुर्गों में से 32 तो कुंभा ही बना के चला गया था। और ये बात कौन लिखता है? अपने श्यामल दास जी। कौन लिखते हैं? श्यामल दास जी की प्रसिद्ध किताब है वीर विनोद। और उस वीर विनोद के अंदर क्या लिखता है वो, कि महाराणा कुंभा है अपने शासनकाल में मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग बनवा के गया था, ठीक है। तो ये बंदा मल्टी टैलेंटेड था भाई, ठीक है। पहले इसने क्या बनवाया, किसने क्या किया, बहुत सारे युद्ध जीते, उसके बाद में इसने संस्कृति को बढ़ावा दिया, ठीक है। तो एक सारंगपुर जब विजय हो के आया था, ठीक है, सारंगपुर जब विजय हो के आया था, महमूद खिलजी को हरा के आया था, तो उसको इतनी खुशी हुई थी, इतनी खुशी हुई थी, हमने क्या जीत लिया, कि उस टाइम मालवा वालों का बहुत बड़ा क्या था, उस टाइम 3-4 ही थे। दिल्ली तो नाम मात्र की थी, दिल्ली कुछ नहीं थी उस टाइम। ऐसे बताया जाता है कि दिल्ली के बाहर निकलते पालनपुर, पालम एक क्या है आपका एयरपोर्ट है, वहां तक ही सीमित थी दिल्ली। उस टाइम दिल्ली में इतना क्या नहीं था, प्रभाव नहीं था। उतने राजपूताना, अपना गुजरात, दक्षिण भारत और मालवा, ये 4 ही स्टेट ज्यादा थे जो क्या थे, साम्राज्य विस्तार में लगे हुए थे। तो उस टाइम एमपी मालवा को हराना बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। तो उस विजय की खुशी में वो क्या लगवाता है, विजय स्तंभ बनवाता है। क्या बनवाता है? विजय स्तंभ। एक बार आप नोट कर लेंगे, उसके बाद में विजय स्तंभ के बारे में हम लंबा डिस्कस करेंगे। एक बार आप लिख लेंगे कि विजय स्तंभ निर्माण करवाता है, किस विजय के बाद? सारंगपुर विजय के बाद। सारंगपुर विजय होकर क्या करता है, ये विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है। फिर नोट लगा के लिखेंगे कि श्यामल दास जी ने अपनी पुस्तक वीर विनोद, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ठीक है। कुछ पुस्तकें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी 4 वंश की बुक्स है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके मारवाड़ वाला वंश पढ़ेंगे हम, राठौड़ वंश, उसकी बुक आपको याद रखनी है। उधर कछुआ वंश है, उसकी किताब याद रखनी है। चौहान वंश है, उसकी किताब याद रखनी है। और ये मेवाड़ वालों का जो गोहिल वंश है, इसकी पुस्तकें याद रखनी है। 4 ही वंश की पुस्तकें इंपॉर्टेंट है, ये चारों की चारों आपको याद रखनी है। उसके बाद में हम इतिहास के अंदर पढ़ेंगे 1857 की क्रांति, उसके अंदर 2 पुस्तकें आपके काम में आएंगी। उसके बाद में पढ़ेंगे किसान आंदोलन, उसके अंदर आपकी कुछ पुस्तकें और कुछ समाचार पत्र हैं वो याद रखने हैं। उसके अलावा कुछ ही बाहर नहीं जाता, ठीक है। ज्यादा पुस्तकें आपको याद नहीं रखनी है, लेकिन ये वीर विनोद इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको जस्ट पहले पढ़ाया था, उसमें भी काम में आई थी, ठीक है। तो श्यामल दास की वीर विनोद के अंदर वो लिखते हैं कि मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्ग किसने बनाए हैं? कुंभा ने बनाए, कुंभा ने बनवाए। कौन लिखता है? श्यामल दास जी। प्री का क्वेश्चन बन सकता है, सीटी में तो इतना लेवल नहीं आता है, लेकिन प्री का क्वेश्चन बन सकता है, आरएस प्री का क्वेश्चन बन सकता है, एसआई लेवल का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। कि श्यामल दास जी वीर विनोद के अंदर लिखते हैं कि वो महाराणा कुंभा है, वो 84 में से 32 की दुर्ग क्या बनवा लेता है, बना देता है, ठीक है। जिसमें विजय स्तंभ है जो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है। कौन सी दुर्ग के अंदर है? कुंभलगढ़ दुर्ग। जब चित्तौड़ के अंदर आप एंटर करोगे तो लंबा सा टावर है, और उस टावर को ही क्या बताता है? विजय स्तंभ। उसी का दूसरा नाम क्या है? कीर्ति स्तंभ। वो आगे हम डीपली डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अगला देखो, अगला देखो ये क्या करवाता है, ये करवाता है कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण करवाता है। कौन से मंदिर का निर्माण करवाता है? इंपोर्टेंट है भाई साहब, एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, पीछे के पेपर उठा के देख लेना, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। कुंभ श्याम मंदिर का क्या करवाता है? निर्माण करवाता है, ठीक है। कौन से मंदिर का निर्माण करवाता है? ठीक है। आप देखो इस वीर विनोद के अंदर जब 32 दुर्गों का क्या है जिक्र है, 32 दुर्गों का जब जिक्र है इसमें, तो सर बताओ हमें 32 का 32 तो हम पढ़ नहीं सकते, कोई काम की भी नहीं है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बता दो। तो पहला तो आप याद रख लेना कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? इसी के नाम पे पड़ गया भाई, जहां कुंभा रहता वहां कुंभलगढ़, ठीक है। फिर आपका बसंतगढ़ बूंदीवाड़ा। कौन सा दुर्ग? बसंतगढ़ दुर्ग। उसके बाद में कौन सा? मचान दुर्ग, ठीक है। एक आपका बोमट दुर्ग, ठीक है। और एक आपकी अचलगढ़ दुर्ग, ठीक है। बोमट दुर्ग स्पेशली भीलों के लिए बनवाया गया था, वहां पे भील राजा रहेगा। कौन रहेगा?
तो कहीं ना कहीं जब हम महाराणा प्रताप, देखो बढ़ावा भीलों ने किसने दिया था? महाराणा प्रताप ने। महाराणा प्रताप की सहायता की थी। लेकिन इस चीज से ये पता चलता है, क्योंकि बोमट आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो कि बोमट क्या होता है, भीलों द्वारा आच्छादित जो पहाड़ियां होती है उनको क्या कहते हैं? बोमट क्षेत्र कहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये बता सकते हैं ना कि भाई बोमट है यानी भील थे, भील यानी पहले से ही क्या थे? मेवाड़ के राजाओं के क्या थे? सहायता प्रदान करने वाले थे, इसीलिए इनके लिए दुर्ग बनाया गया होगा। तो बोमट दुर्ग से ये पता चलता है कि भीलों ने बहुत पुराने टाइम से ही किसका साथ दिया है? सिसोदिया वंश का साथ दिया। लेकिन ये आगे किसके टाइम में आए थे? प्रसिद्ध किसके टाइम पे हुए थे? वो थे आपके महाराणा प्रताप के टाइम। जो छापामार युद्ध पद्धति है महाराणा प्रताप ने इन्हीं से सीखी है। समझ में है मेरी बात? हाँ। तो बोमट कोमलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाता है इंपोर्टेंटली, बसंतगढ़ दुर्ग, मचान दुर्ग, बोमट दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग। ठीक है। हाँ, अब देखो चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है, आप हमने पढ़ लिया था कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग पहले बन चुका था इससे पहले। तो ये कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण 3 दुर्गों में करवाता है। कौन कौन से दुर्गों में करवाता है? 3 दुर्गों। एक तो जहां खुद रहेगा वहां तो करवाएगा। तो कहां पे करवा दिया? कुंभलगढ़ में। कहां करवा दिया? और ज्यादा इंपोर्टेंट यही है कि कुंभ श्याम मंदिर मामा भांजा मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। समझ में आ गया? हाँ, कहां पे है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। दूसरा इसने करवा दिया चित्तौड़ वाले में। तीसरा कौन से दुर्ग में करवा दिया? अचलगढ़ वाले में। कहां करवा दिया? अचलगढ़। समझ में आई मेरी बात? तो कुंभ श्याम मंदिर जिसको मामा भांजा के नाम से जाना जाता है वो तो कौन सा है? कुंभलगढ़ वाला। और 2 अन्य जगहों पे बनवाता है, वो कौन कौन सी दुर्गों में बनवाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग और अचलगढ़ दुर्ग। समझ में आई बात? और समझ में आई क्या बात? चलो अब हम देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज। जब खुद की वो शादी करता है, खुद के बेटे की जब क्या करता है? वो शादी करता है। और उस खुद के बेटे का क्या नाम था? रायमल। और उसकी लुगाई का क्या नाम था? श्रृंगार कंवर। तो जहां पे वो अपने बेटे की चंवरी लगाता है ना, वहां पे एक मंदिर का निर्माण करवाता है, उसका नाम है श्रृंगार चंवरी। कौन सी चंवरी? श्रृंगार चंवरी। अब भाई साहब ये पर्सन इंपोर्टेंट है, आ भी जाएगा अभी 2026 की किसी ना किसी भर्ती में आ ही जाएगा। श्रृंगार चंवरी है वो जैनों को समर्पित है। किसको समर्पित है? तो इससे यह भी पता चलता है कि कुंभ क्या था? क्या था? सेक्युलर था। भाई सभी धर्मों को मानने वाला था, तभी हमने जैनों को क्या दिया था? इन्हें अभी और आगे पढ़ेंगे। तो एक इंपोर्टेंटली आप याद रख लेना, इंपोर्टेंट लगा लेना इसको ठोक के, श्रृंगार चंवरी मंदिर। आरपीएससी पूछ लेगी किसी ना किसी एग्जाम में, श्रृंगार चंवरी मंदिर। और ये आपका शांतिनाथ जैन मंदिर। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ लेगी आप तो आरपीएससी कि ये पूछ लेगी कौन से जैन को समर्पित है। तो आप देख लेना कि कौन से जैन को है? शांतिनाथ जैन को क्या है? समर्पित है। कैसा मंदिर है? जैन मंदिर है। ठीक है। तो श्रृंगार चंवरी आपकी चित्तौड़ में है। कहां पे है? चित्तौड़गढ़ में है। किसको समर्पित है? शांतिनाथ जैन को समर्पित है। एक प्रकार का कैसा मंदिर है ये? जैन मंदिर। इससे ये पता चलता है कि कुंभ क्या था? सभी धर्मों को मानने वाला था, सभी धर्मों को बढ़ावा देने वाला था। खुद हिंदू था, राजपूत था, लेकिन फिर भी जैनों को इसने क्या दिया? बढ़ावा दिया। भीलों को क्या दिया? इसने बढ़ावा दिया। समझ में आई मेरी बात? अगला हम पढ़ेंगे कि रणकपुर के जब जैन मंदिर बन रहे थे ना, रणकपुर के जब जैन मंदिर बन रहे थे तब वो उसके टाइम पे एक सेठ हुआ करता था, उसका नाम था धरणकसा। क्या था? तो रणकपुर के जैन मंदिर किसने बनवाए हैं? कुंभा ने नहीं बनवाए। सर फिर क्यों पढ़ा रहे हो इसमें? इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि अभी पता चलेगा। इसका जो निर्माण करवाया था वो था धरणकसा सेठ। किसने करवाया था? और ये सेठ जी आते हैं कुंभा के पास, कुंभा को बोलते हैं कि साहब आप तो बहुत बड़े दानी हो। दानी तो मैं हूं, कोई डाउट? बोले हमारे यहाँ मंदिर बन रहे हैं, जैन मंदिर पाली के अंदर, रणकपुर के अंदर। बोले कुछ तो कराओ। बोले क्या करवाए बता। बोले तो आप अभी लेटेस्ट वहां सिरोही और पाली मारवाड़ वाला क्षेत्र जीतते आए हो, अभी आपकी संधि हुई है वहां पे, तो कुछ करो, जगह वगैरह दिलाओ। तो उसने 99 बीघा जमीन क्या दी थी? जान में दी थी। तो ये जैन मंदिर बनवाए थे, कितने बीघा जमीन दी थी? 99 बीघा जमीन दान में देने वाला राजा कौन था? मेवाड़ का कुंभा। ठीक है। और आजकल एक खूड के लिए सिर फोड़ देते, और कुंभा कितने बीघा जमीन दिया है? वो 99 बीघा। समझे? आजकल यही है। हाँ, तो उस टाइम मंदिर के थे, पहाड़ के और बड़े खेत वाले थे। आजकल के नहीं है वाली जनरेशन।
ठीक है। 99 बीघा जमीन देता है कौन? कुंभा। किसको? दर्णकशाह सेठ को। किसके लिए? रणकपुर जैन मंदिर बनाने के लिए। कहां पे पड़ता है? पाली में। कहां पड़ता है? सिरोही वाले को हराता है, पाली वालों को जमीन दान में दे देता है। सिरोही वालों को हरा के पाली वालों को जमीन दान में दे देता है कौन? कुंभा। ठीक है। तो इसलिए किसी को समझ में नहीं आया ये बंदा, सभी माथा पीटने लगे कि बंदा है क्या, इसकी हर फील्ड में नॉलेज है। ठीक है। आगे हम और पता करेंगे कि भाई क्या क्या नॉलेज था इसको। ठीक है। इसको नोट करेंगे। ये इसकी क्या थी? सांस्कृतिक क्या थी? उपलब्धियां थी कि भाई इसने संस्कृति को बढ़ावा दिया है, वहां पे मंदिरों का निर्माण करवाया है, दुर्गों का निर्माण करवाया है। ठीक है। जमीनें दान में दी है मंदिरों के लिए। ठीक है। तालाब बनाए हैं अनेक अनेक। ठीक है। आज ही बताते हैं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर पहले 88 से 100 तक की क्या होते थे? तालाब होते थे। आजकल तो सूखे कम हो गए, उसमें भी 50% तालाब किसके बनाए हुए थे? कुंभा के। ठीक है। ऐसा बताया जाता है। तो मतलब ये अपनी विरासत को, अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने वाला राजा, हर धर्मों को बढ़ावा देने वाला राजा था, इसीलिए इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या है? ज्यादा है और इंपॉर्टेंट भी है। इसलिए कुंभा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना इसको। मेवाड़ का इतिहास जब जब आता है, एक विस्तृत रूप में जब इतिहास पूछा जाता है, ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इतिहास पे, तो मेवाड़ से कुंभा से क्वेश्चन बनता है 100%। अगर मेवाड़ से क्वेश्चन बनेगा तो कुंभा से 99% चांस है कि कुंभा से कोई क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। अब पढ़ेंगे भाई लिटरेचर के अंदर इसकी क्या थी, उपलब्धि क्या थी। तो साहित्य के क्षेत्र में क्या किया इसने? तो साहित्य की तो साहब पूछो ही मत, साहित्य की तो पूछो ही मत। एक राजा हुआ करता था समुद्रगुप्त के, तो वो ही वीणा बजातो और के कुंभा ही वीणा बजातो, तो वीणाधारी आदमी हो। ठीक है। तो साहित्य के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां रही होगी इस बंदे की? तो साहित्य यानी लिटरेचर। लिटरेचर के अंदर इसके क्या क्या टाइटल है, इसने क्या उपलब्धियां क्या की थी, गेन की थी? देखो, इसने खुद की पुस्तकें लिखी हैं। सुधा प्रबंध इंपॉर्टेंट है, आपने कहीं ना कहीं 100% सुनी होगी। ठीक है। सुधा प्रबंध, कामराज। ठीक है। तो ये सारी पुस्तकें किसकी हैं? कुंभा की है। ठीक है। संगीत सुधा याद रख लेंगे। लिटरेचर इसकी खुद की पुस्तकें लिखो पहले तो। कौन लिखता है? स्वयं कुंभा लिखता है। मतलब इस बंदे को लिखने का भी शौक था। तो कौन कौन सी किताब लिखता है? सुधा प्रबंध। ठीक। दूसरा लिखता है कामराज रतिसार, और इस कामराज रतिसार के 7 भाग हैं। कितने भाग हैं? एक लिखता है सुधा, सॉरी, एक लिखता है संगीत सुधा। संगीत वीणा रखता था तो गाना बजाना तो उसको आता ही था। संगीत सुधा। सुधा का मतलब क्या होता है? अमृत। ये संगीत क्या है? अमृत है। संगीत क्या है बेटा? अमृत। ठीक है। आगे लिखता है संगीत मीमांसा। एक लिखता है भाई संगीत में राग लो। क्या लो? संगीत राग। और इस संगीत राग के 5 भाग है, ये इंपॉर्टेंट है। मेरे को याद है कि एक बार आरपीएससी का क्वेश्चन है, इसके क्रम पूछ लिए थे बंदे ने। क्रम बताओ कि पहले कौन सी पुस्तक आई, दूसरी बार कौन सी है, तीसरी कौन सा भाग था, चौथा कौन सा भाग था। 500 भाग के क्रम पूछ लिए थे एक बार आरपीएससी ने। तो ये पूछ सकता है दोबारा। तो बोले पहले तो पढ़ो। क्या करो? पढ़ो और फिर गाओ। पहले यहां लिख देता हूं मैं इधर इसके भाग। पहले तो इसके भाग देखो। बोले पहले तो इसको क्या करो? पढ़ो। फिर क्या करो? इसको गाओ। पहले पढ़ो, फिर गाओ, फिर नाचो। फिर क्या करो? नाचो। तो नाच लिया सर। पहले पढ़ा, फिर गाया, फिर नाचा। अब बोलो बजाओ। अब क्या करो? बजाओ। तो बजा दिया सर। और बोले बजाता ही क्या आ गया? रस आ गया, मजा आ गया। बोले साहब पहले तो बोले पढ़ लियो सगड़ा गीत पढ़ दिया आराम से, लिखेड़ी वा चीज पढ़ दी। फिर बोले गा दो, गा दी। फिर बोले नाच के दिखो पर गायडा पर। बोले मजो को नहीं यार। बोले क्या करे? बोले सगा बजाओ भी, गाना सगा सा की करना है। अब कड़ा मजो आ गो। पहले तो बन पढ़ाया सन, फिर बाको गुआयो, फिर नचाया। बोले बिना म्यूजिक के नाच को नहीं आ रहे, तो बोले नचाओ बजाओ। तो बजाया। फिर क्या आया? बस। और अब कसा गा के लगा दो रतन कोस।
क्या लगाना है? रतन कोष। ये 5 भाग पूछ ली थी एक बार आरपीसी ने, ये इंपॉर्टेंट है। ये संगीत राग क्या आपकी इंपॉर्टेंट, आपकी ये सुधा प्रबंध भी इंपॉर्टेंट है। एक कामराज रतिसार 7 भाग वाली भी इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा हुआ ये क्वेश्चन भी कि कामराज रतिसार के कितने भाग हैं? 7। ठीक है। संगीत राग के कितने भाग हैं? 5 भाग है। कौन कौन से हैं? पहले पढ़ो, गाओ, नाचो, बजाओ और फिर रस लो। समझ में यही सारी बातें। तो पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नाट्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, रस रत्न कोश किसके प्रकार हैं? तो ये भाग हैं, किसके भाग हैं? संगीत राग पुस्तक जो किसकी लिखी हुई है? बोलो ठीक है। आप बोलो टिक्का भी लिखी के? बोलो टिक्का के हो सर? तो तो पूरी पुस्तक लिखी, क्या लिखी? पूरी पुस्तक लिखी। अब जो बंदा है बोले 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 लिखण को बहुत शौक है, बोले मैं इंटेलिजेंट बहुत हूँ, बोले क्या करा? बोलो सर कोई पासबुक चाहिए? बोलो बोलो एनसीईआरटी की पासबुक चाहिए कोई किताब की? बोले सब चाहिए। बोले की चाहिए? बोले एक गीत गोविंद लिखेड़ी है। की लिखेड़ी है? बोले कामदेव की लिखेड़ी है। एक बार मैं शायद डाल लेता हूँ, है ना, आप लिख देखो। कामदेव की, बोल सॉरी कामदेव जयदेव की, कामदेव तो काम, जयदेव की पुस्तक लिखी हुई है गीत गोविंद। क्या लिखी हुई है ना? साहित्य की किताब है, बहुत अच्छी किताब है। और इस गीत गोविंद के अंदर क्या होता है? वो बहुत लंबे विवरण देता है। ठीक है। 1000 पेज की किताब थी, 1500 पेज की किताब थी। चलो, जयदेव की पुस्तक थी, ठीक है। और जयदेव की पुस्तक का नाम था गीत गोविंद। अब जयदेव बेचारा बापरो लिखी 1500 किताबा की पेज, 1500 पेज की किताब लिखी है। और मारना कुंभा पूछे बोले कि पासबुक बना दो, 5 में लगे। बोले डेस्क वर्क चाहिए की शॉर्ट चाहिए, शॉर्ट नोट चाहिए यार इसका? बोले चाहिए साहब। लिखी बना दी गीत गोविंद टीका। क्या लिख दी? बोले मैं पूरी पढ़ ले। बोले पढ़ने को काम मेरो, 1500 पेज पढ़ के 150 पेज की क्या बना दी? एक टिक्का बना दी। टिक्का का मतलब होता है किसी भी कविता का या किसी भी पुस्तक का छोटा रूप, संक्षिप्त रूप, सार रूप, वो क्या कहलाती है? टिक्का कहलाती है। याद रखना आप। ठीक है। तो गीत गोविंद टिक्का। बोले लिख तो दी। बोले को नाम क्या रखा? बोले को नाम रख दो रसिक प्रिया। क्या लिखना है? और साबिया इंपोर्टेंट होता है प्रिया। प्रिया के है तो कुंभा टिक रहे हो की पर प्रिया पर, की पर टिक रहे हो तो टिक्का लिखी। बोलो गीत गाया गोविंद का, टिक्यो की पर प्रिया पर। समझ गया कि कुंभो क्या पर गीत की गया गोविंद का, टिक्यो की पर प्रिया पर। तो गीत गोविंद टिक्का किसकी? इसका नाम क्या है पुस्तक का? रसिक प्रिया। किसकी लिखी हुई है? कुंभा। एक प्रकार की क्या है ये? टिक्का है। क्या है? जो किस पुस्तक का संक्षिप्त रूप है? जयदेव की गीत गोविंद पुस्तक का क्या है? संक्षिप्त रूप है, सार रूप है। ठीक है। हाँ। फिर एक सारंगधर नाम का क्या था आपका? साहित्यकार था। ठीक है। और उस सारंगधर का एक पुस्तक हुई थी संगीत रत्नाकर। बोले संगीत को पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है। बोलो साहित्य की बात तो लिखी थी, बोले संगीत न और लिया हो। संगीत रत्नाकर नाम की एक पुस्तक थी और ये किसकी थी? सारंगधर की। ये भी इंपॉर्टेंट पुस्तक है भाई। और इसकी भी क्या लिख देता है? बोले को क्या नाम रखा? बोले नाम नूम छोड़ो यार। बोलते पासबुक ले ले मेरे मैं प्रिंट कर दूं 5 मिनट लगी। बोले तो इसका नाम सीधो याद रखना के संगीत रत्नाकर टिक्का। क्या नाम रखना है? संगीत रत्नाकर। मूल पुस्तक किसकी है? सारंगधर की। अगर टिक्का लगा हुआ है मिल जाए तो टिक्का सगली की ही कुंभा की। वो ही एक आदमी है जो शॉर्ट नोट बना तो आरएस का, एक ही बंदो SIRS का शॉर्ट नोट कुंभा ही बनायो। ठीक है। तो टिक्का जड़े भी आ जाए कुंभा टेके अपना तो आंख बंद करके अति टिक्का पूछेगा अपना। ठीक है। हाँ। एक बाण बटकी ही चंडी शतक
बोले चंडी चांडी सन देख लियो, बोले मैं बोले चंडी भी है सर, चंडी की क्या, बोले बाण बट की, बोले बिन भी लियो ताक भेजा के, बोले 2000 भेजा के, बोले 20 पेज में बना दूं, बोले एक टिक्का बना दिया। तो कुंभा कितनी टिक्काएं लिखता है? वैसे तो बहुत लिखता है, लेकिन 3 का विवरण मिलता है। कौन कौन सी? एक तो खुद की फेवरेट रसिक प्रिया, गीत गाया गोविंद का, टिक्का लिखी टिक्की कड़ गयो प्रिया पर। कुंभा गीत गाया गोविंद का, टिक्के के पर प्रिया पर। तो रसिक प्रिया पुस्तक है जो किसकी है? गीत गोविंद टिक्का पर है। ठीक है, हाँ आगे देखो, संगीत रत्नाकर सारंद्र की पुस्तक, उसके पे क्या लिख देता है? टीका लिख देता है। चंडी शतक बाण बटक, ये इंपोर्टेंट है भाई, चंडी शतक पूछा हुआ है आरपीएससी का। तो चंडी शतक किसकी है? बाण भट्ट की, उसकी भी क्या बना देता है? टिक्का बना देता है। टिक्का जहां मिले कुंभा ठोक दो, टिक्का जहां मिल दे वहां, हाँ ठीक है भाई। फिर इसने नाटक भी खूब लिखे, क्या लिखे? और नाटक बोले मेवाड़ी तो मनावा ही है, क्या है मेवाड़ी, तो बोले हूं तो मेवाड़ी तो आवा ही है। एक बोले मैंने बोले कन्नड़ भी आवा साहब, क्या आवा? बोलो कन्नड़, बोले ठेठ मालवाता ने हरा रेड हूं सब कुछ सीखे, बोले मैं एमपी मालवाड़ा हूं, बोलो चौकी बात है साहब। और बोले मराठी तो मेरा रग रग में बस रही है। तीनों भाषाओं में क्या लिखता है? 4 नाटक लिखता है। कितने नाटक? नाटकों का वर्णन नहीं मिलता, भाषाएं पूछ लेगा कौन कौन सी भाषाओं में है, तो मेवाड़ी, मराठी और कन्नड़ तीनों भाषाओं में कितने नाटक लिखता है? 4 नाटक लिखता है। कौन? कुंभा। टिकाएं कितने लिखता है? इंपोर्टेंट 3, रसिक प्रिया, गीत गोविंद की टीका है। सारंगधर की कौन सी, या कि संगीत रत्नाकर की क्या लिखता है? टीका लिखता है। चंडी शतक किसकी है? बाण भट्ट की, उस पे भी क्या लिख देता है? टीका लिख देता है। फिर 3 भाषाओं में 4 नाटक लिखता है, 3 भाषाओं में 4 नाटक लिखता है। भाषाएं कौन कौन सी है? मेवाड़ी, कन्नड़ और मराठी। मेवाड़ का खुद था, मराठाओं को धारा क्या था, और मालवाड़ कन्नड़ वाले साउथ तक, ठेठ साउथ तक की भाषा सीख ली थी उसमें। मतलब क्या पता कभी उधर लड़ने पड़ जाए और उसकी भाषा समझ में नहीं आई, वो बोले आक्रमण अरे बैठा रहा, बोलो बड़े भाषा भी समझ में आनी चाहिए। अरे भाई युद्ध को घोष कर देगी, इल्ले अब तो करना ही को नहीं, तो बोले इल्ले इल्ले का चक्कर में तो क्यों, और तो बोले इल्ले भी सीखना जरूरी है, कन्नड़ भाषा भी सीखनी जरूरी है, मराठी भी सीखना जरूरी है, और मेवाड़ी तो बोले अपने रग रग में है। तीनों भाषाओं में कितने नाटक लिखता है? 4। तो साहित्य का भी क्या है इसका? अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, अब इसके दरबारी क्या करेंगे? अब जो देखो इसके ऊपर जब एक किताब लिखी जाती है श्यामल दास जी द्वारा, और उस किताब के अंदर एक विवरण मिलता है कि इसने तीर्थ कर क्या कर दिए थे? समाप्त कर दिए थे। किसने? कुंभा ने। कुंभा ने क्या कर दिए थे? तीर्थ कर समाप्त कर दिए थे। चलो देखते हैं आगे, इसको नोट करेंगे। फिर देखो इसके दरबारी कवियों के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। इस दरबार में कवि कौन कौन से, तो वो भी साहित्य के अंदर ही आएंगे भाई। तो खुद कुंभा ने तो ये सारी चीजें लिख दी। अब इसके दरबारियों ने क्या किया? बोले दरबार में किसको कौन क्या रखेगा? अब तो जी आदमी है खुद के अंदर इतना हुनर हो में, जो आदमी आर्ट कल्चर न जाना है, जो आदमी लिटरेचर न जाना है, तो वो आदमी आप कैटेगरी का आदमी रखोगे, युद्ध को भी नॉलेज, ठीक है, पॉलिटी को भी नॉलेज, ठीक है, आर्ट कल्चर को भी नॉलेज, हिस्ट्री को भी नॉलेज, इकोनॉमी को भी नॉलेज, सारा ही शॉर्ट नोट भी कहीं आती। तो भाई आपके दरबार में आरएस प्री मेंस दोनों इंटरव्यू क्लियर आदमी रखोगे ना? बोले साहब बिल्कुल रखोगे। तो बोले दरबार में हर प्रकार को आदमी हो, और वो पहलो प्रकार को आदमी वो कान्नो व्यास। कौन था? और कान्ना व्यास इसका क्या था? दरबार, इससे पहले हेडिंग लगा लो आप, दरबारी विद्वान। कोर्ट स्कॉलर कौन कौन थे इसके दरबार में? दरबारी विद्वान कौन कौन थे इसमें? पहली हेडिंग आप लगा लेंगे कान्ना व्यास। कान्नो कौन हो? तो कान्नो यो हो कि भाई एक किताब लिखी हो, और वो किताब लिखी एक लिंग महाकाव्य। और सर क्यों इंपोर्टेंट है वो? बोलो इंपोर्टेंट में बता चुके हैं। कौन सी? एक लिंग महाकाव्य। कुंभ बोले, बोले कान्ना बोले हो रहा है, क्या लिखा है तुमने? किताब लिखूं साहब, चालू कर दी। बोले ना कौन सी लिखा है? बोले एक लिंग महाकाव्य। बोले वो पहले तो रोक दी एक लिंग जी के, बोले उरन लिया। बोले तो यार तू मेरे को ट्यूशन ले, इसको पहलो पार्ट में लिखूं। बोलो तन लिखनो को ना, बोले तन पेज पाड़ उठा, बोले नोट्स आगे सगड़ा मैं बना के देसु तन, पहला नो स्थिर विस्तार में बतासु तन राजस्थान को। तो बोले क्या करना? बोले पार्ट फर्स्ट में लिखूंगा, तो बाग पहलो कौन लिखो? कुंभ खुद लिखो।
ठीक है, भाग पहला कौन लिखो, और जब राजा वर्णन करोगे तो मतलब राज वर्णन, तो पहला भाग के नाम है कौन लिखा है, कुंभो की किताब कान्हा व्यास की, कौन सी, एकलिंग महाकाव्य सूरी। ठीक है, उसका पहला पार्ट कौन लिखता है, कुंभा। कुंभा क्या था, राजा, तो राजा वर्णन कर रहा है मतलब राज वर्णन, समझ में आएगी बात, आगे साहब आगे। दूसरो मंडन, दूसरो कौन हो, मंडन। आप बोलो साहित्य की तो बात होगी, ओ मंडन हो यो लिख के हो बहुत बड़ो आर्किटेक्टर हो, आर्किटेक्चर बहुत तगड़ो। ठीक है, तो जो विजय स्तंभ और कुंभलगढ़ दुर्ग बन रहे हो ना, तो भी कुंभलगढ़ दुर्ग को क्यों हो वास्तुकार हो, वो ही बताई कि यार नींव अड़े लगेगी। ठीक है, यो बाठो अड़े लागेगो, इकी डिस्टेंस शक्ति रखनी है, वो 90 डिग्री पर झुकाना और 45 इकी छात यहाँ पड़ेगी। ठीक है, तो बिल्डिंग कौन बनाई, मंडन। तो भाई यो आदमी आर्किटेक्चर भी रखता आपके दरबार में, तो मंडन कौन था, कुंभलगढ़ दुर्ग का क्या था ये, वास्तुकार था। जैसे जयपुर को बसाया था, और जयपुर को बसाने वाला उसकी जो आर्किटेक्टिंग की थी वो किसने की थी, विद्याधर भट्टाचार्य ने। वैसे कुंभलगढ़ दुर्ग की कौन करता है, मंडन। कौन करता है, अब देखो इस मंडन ने भी पुस्तकें लिखी है। मंडन ने बोले तू जय जय मकान बना रहे ना, मन भी को विवरण चाहिए बोले लिखित में, मैं कौन मानू, तो ज्ञान ठोक के जा रहे ना मन के साहब, 90 डिग्री पर झुकाना है, यो बाटो थोड़ा सा बाहर काटना है, माइन काटना है, आ रसोई भी वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग उल्ला कोना होनी चाहिए। मन बोले बकवास कौन सुनी, मन किताब में लिख लेते, मन पढ़ने को शौक है। तो एक बैठा बिठा के मंडन को किताब लिखवाई, और वह किताब 5-6 किताबों को तो वर्णन मिले, हम 3-4 इंपोर्टेंट चीज की याद रख लो। ठीक है, हाँ, पहली है देव मूर्ति प्रकरण, कौन सी पुस्तक है मंडन की, देव मूर्ति प्रकरण। ठीक है, कौन सी पुस्तक है, देवमंडल देवमूर्ति प्रकरण। अब इस देवमूर्ति प्रकरण पुस्तक में क्या मिलता है, वो मिलता है कि मूर्तियां कैसी बनाई जाए, मूर्तियों की जो कला है आर्किटेक्चर वो किसमें मिलता है, देवताओं की मूर्ति, देवमूर्ति प्रकरण हो गया। उसके बाद में बोले वास्तुसार, बोले इसमें पूरे मकान कैसे बनाए जाएंगे वो आएगा, नींव कड़ लगानी है, कै फिट की लगानी है, कै इंची को आसार खींचनो है, ऐसी सारी चीज क्या ही वास्तुकार पुस्तक में। कौन सी पुस्तक में, वास्तुकार। ई वास्तुकार को कड़े कड़े नाम मिल जाओ, वास्तुसार। बोले जितनी भी वास्तुकार को सार है वही क्या है, वास्तुसार। तो वास्तुकार या वास्तुसार की पुस्तक है, मंडन की है, मंडन की। अब बोले बोले रूप मंडन, एक बार पूछ लियो भाई साहब आरपीएससी की, रूप मंडन पुस्तक में किसका विवरण मिलता है, तो रूप किसको है, तो या तो रूप तो वो राजा रानी को, या फिर वो कोई भगवान को। और जब वास्तु की बात कर रहे हैं तो बोले मंडन की जो रूप मंडन पुस्तक है ना, उस रूप मंडन पुस्तक के अंदर किसका वर्णन मिलता है, तो वो मिलता है, अब देखो मूर्ति ही चाहे देवी देवता की मूर्ति चाहे आदमी की मूर्ति ही, रूप बा कोई हो, तो मूर्ति को विवरण क्या मिल रहा, रूप मंडन। एक बार पूछ लियो साहब ये प्रश्न, और बड़ी एग्जाम में पूछा है, तो इसमें मूर्तियों का वर्णन मिलता है कि मूर्ति कैसे बनेगी, इसमें भी किसका वर्णन है, एक याद रखना है, कोदंड। कौन सी, कोदंड मंडन। और कोदंड का मतलब होता है धनुष, क्या होता है, कोदंड का मतलब होता है धनुष। तो धनुष बनाने की जो कला है उसका वर्णन कौन सी पुस्तक में मिलता है, आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो, वरना आपको कहीं ना कहीं मिला होगा, जब राम मंदिर बना था तो उसमें लिखा हुआ था टाइटल कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अपने जो ये थे राजनाथ सिंह, इन्होंने किया श्री राम की कोदंड मूर्ति का क्या अनावरण। कोदंड का मतलब होता है जिसके अंदर राम जी ने धनुष ले रखी हो, वो क्या होती है, कोदंड। तो ये कोदंड का मतलब होता है धनुष, कोदंड किसका पर्यायवाची है, धनुष का। तो धनुष बनाने की कला है, वास्तुकला है, वो किसमें बनती है, कोदंड मंडन। मंडन की पुस्तकों की खास बात ये है, कुछ पुस्तकों को छोड़ के सारे में आगे मंडन लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, जैसे कोदंड मंडन है, रूप मंडन है। ठीक है, हाँ, एक पुस्तक आती है राज वल्लभ। वल्लभ का मतलब होता है मंदिर, सॉरी आपका महल। वल्लभ का क्या मतलब होता है, तो राजाओं के लिए महल कैसे प्लान करने, बेडरूम कैसा होगा, बेड कैसा होगा, उसमें टॉयलेट बाथरूम कहीं का रखना है ना, डाइनिंग टेबल कहीं की जचानी है, तो वो मिलती है आपकी इसमें राजवल्लभ पुस्तक में।
इसमें महलों का क्या मिलता है, बनाने की कला का वर्णन मिलता है। मंडल की ये 4 से 5 पुस्तकें आप याद रख लेंगे, और उसमें भी एक तो ये राम रूप मंडन वाली, कोदंड मंडन वाली, ये दोनों इंपोर्टेंटली आप याद रख लेंगे। तो मंडन था वो वास्तुकार था कोमलगढ़ दुर्ग का, उससे उसी के अकॉर्डिंग क्या लिखी थी, पुस्तकें लिखी थी। ठीक है भाई। हाँ, कोदंड वाली याद रख लेना कि कोदंड यानी धनुष होता है, रूप का मतलब मूर्तियों का रूप होता है, भाई मूर्तियों को कैसा रूप देना है। हाँ, एक संत हुए हैं मेहा जी। कौन से? मेहा जी। बोले बोले यार मैं छुट्टी दो साहब। कुमान बोले बोले कट जाओ दे। बोले मैं तीर्थ घूम के हूं। बोले घूमे गए? बोले घूमे हो कत्ता घूम के आया? 120 तीर्थ घूमे हो। कत्ता 120 तीर्थ घूमे हो। तो बोले मैं तो है कौन मानू। बोले क्या मानो? तो बोले मैं तो लिख के दो, बात पर विश्वास है कौन करूं। तो मेहा जी ने बिठाई, और मेहा जी को बिठा के लिखवाई, तीर्था पर किताब लिखाई, और भी किताब को नाम हो तीर्थमाला। कौन सी किताब ही? और तीर्थमाला में कितने तीर्थों का वर्णन मिलता है? 120 तीर्थों का वर्णन। कितने तीर्थों का? 120 तीर्थों का। समझ में आई क्या बात? तो मेहा जी द्वारा पुस्तक लिखी जाती है कुंभा के समय में तीर्थमाला, और उस पुस्तक का क्या नाम, सॉरी, उस पुस्तक में कितने तीर्थों का वर्णन है? 120 तीर्थों का वर्णन मिलता है। चलो, आप बोले बोले मंडन को भाई हो नाथ हो। मंडन को भाई कौन हो? नाथा। और नाथा को ने किताब लिखा हुआ है कौन सी? वास्तु मंजरी। और नाथा कौन था? मंडन का भाई था। ठीक है, चलो लिखो इसको फटाफट, फिर आगे देखते हैं। ये कौन था? मंडन का भाई था। इसमें लिख लो यार थोड़ा सा। मंडन का भाई। चलो, अब इससे मंडन का बेटा था, भाई तो आ गया, मंडन का बेटा आ गया गोविंद। और गोविंद कौन था? मंडन का बेटा। और मंडन के बेटे से दो तीन किताब, दो वैसे 4 किताबें लिखा था, लेकिन 2 इंपोर्टेंटली आप याद रख लेंगे। एक तो है कला निधि। कौन सी है? और दूसरी पुस्तक आपकी वो है सार समुच्चय। जो भाई पापा काका ने काम किया, चाचा काका ने काम किया, पापा और उसके काका जो काम करते थे वही भी यही करेगा, वास्तुकारी करेगा। तो कला निधि है वो शिखर निर्माण, मंदिरों का जो शिखर होता है, चोटी होती है, उसके बारे में वर्णन मिलता है कि वो कैसे बनेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है कला निधि। सार समुच्चय में आयुर्वेद का थोड़ा नॉलेज था उसको, तो आयुर्वेदिक ज्ञान मिलता है, पट्टी वट्टी कैसे करनी है, पैरासिटामोल कैसे देनी है, तो वो किस में लिखा हुआ है? सार समुच्चय। ठीक है। हाँ, बोले सर दर्द हो रहा है तो डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन लगा दो, किस में मिलेगा? सार समुच्चय में। कौन से मंदिर का शिखर कैसा बनाना, किस में मिलेगा? कला निधि में। कौन बताता है ये बात? मंडन का बेटा कौन? गोविंद। मंडन का बेटा कौन? चलो भाई, ये था कौन? गोविंद। आप बोलो सर ये तो आपने आदमी या मर्दा की बात कर दी थी, मतलब कोई लुगा भी, मतलब कोई महिला भी हुई थी क्या इसमें? तो वर्णन मिलता है रमाबाई का। किसका वर्णन मिलता है? ये भाई साहब एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट लगा लेना। आरएसपी बोर्ड ने पूछा था, और इसकी उपाधि पूछी थी, और उस उपाधि का नाम था संगीत वागीश्वरी। कौन सी वागीश्वरी? संगीत वागीश्वरी। तो ये रमाबाई भी क्या हुई है? संगीत साहित्यकार हुई है। किसके काल में? कुंभा के काल में। और उसका उपनाम क्या है? संगीत वागीश्वरी। समझ में आई क्या बात? हाँ के तो लिखो फिर इन फटाफट, आगे देखते हैं। ये था इसका साहित्य का पोर्शन। लिटरेचर हमने, राजनीतिक पोर्शन हमने देख लिया, पॉलिटिकल इसने क्या कहती थी। उसके बाद में हमने संस्कृति देख ली, सांस्कृतिक में क्या योगदान दिया था इसने। फिर हमने इसके साहित्य के बारे में पढ़ लिया। वीणा रखता था भाई साहब, वीणा वाला याद रख लेना, वीणा अपने हाथ में रखता था। वीणा बजाने का बहुत अच्छा शौक था इसको। तो कुंभा की आप कई बार
पुरानी एनसीईआरटी के अंदर फोटो देखोगे तो उसमें वीणा हाथ में है उसके, एक मंच सजा हुआ है, उसके ऊपर बैठा है, वीणा हाथ में है उसके। तो कुंभा को वीणा बजाने का बहुत बढ़िया शौक था। हाँ ठीक है, सरस्वती का चेला मानता था खुद को। चलो आगे हम देखते हैं इसकी उपाधियां, इसके टाइटल्स। इसको उपाधि कौन कौन सी मिली है, इसके टाइटल्स क्या क्या है, इसके टाइटल्स पढ़ते हैं। तो टाइटल्स क्या है, बोले हिंदू सुल्तान, हिंदुओं को स्वर्ग दिखाने वाला आदमी था ये, कौन था, कुंभा, हिंदू सुल्तान। और सर हिंदू सुल्तान क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये देखो अगर उस टाइम कुतुबुद्दीन शाह अटैक कर देता, चाहे मोहम्मद खिलजी अटैक कर देता, ठीक है, तो उसके काल में ये माना जाता है कि हिंदुओं को कभी इतनी सी भी आंच नहीं आई थी, हिंदुओं पे किसी युद्ध में हिंदू मारे ही नहीं गए थे, ये बताया जाता है। तो ये हिंदुओं के लिए क्या था, सूर्य स्वर्ग के समान था। ठीक है, सुरतान का मतलब होता है सीधे भगवान के दर्शन कराने वाला, मतलब स्वर्ग वैसे वाले दर्शन नहीं कि मार दिया दर्शन करवा दिया, नहीं, एक्चुअल में मतलब ये बंदा, लिटरेचर में देख लो आप, साहित्य के क्षेत्र में देख लो, मंदिरों का इसने खूब निर्माण करवाया था। इसे बताया जाता है कि हिंदुओं को क्या देने वाला था, स्वर्ग, यानी भगवान के दर्शन, भगवान के समान था ये हिंदुओं के लिए, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, हिंदू सुल्तान। ठीक है, हाँ एक बोले बोले एक अपने बहुत बड़े साहित्य संगीतकार हुए हैं, और वो संगीतकार जिसने भरतनाट्य स्टार्ट किया था, भरतनाट्य को बढ़ावा दिया था, और उनका नाम था अभिनव भट्टाचार्य। कौन थे, अभिनव भट्टाचार्य। बोले मैं तो दूसरा ही क्या हूं, अभिनव का मतलब होता है नया भट्ट, इसकी दूसरी उपाधि क्या होगी, अभिनव भट्टाचार्य। बोले मैं तो दूसरा, नया, अभिनव का मतलब होता है नया, नवीन, छोटा, तो अभिनव मतलब छोटा भट्टाचार्य हूं, तो नया ही हूं, मतलब संगीत में सब क्यों आ बोलो, है ना। ठीक है, बोलो एकदम पतली कमरिया पर भी, है ना, लक 28 कुड़ीदा पर भी, सब पर डांस आवा है किने, स गाना बजाना हो बोलो, टेंशन ही लेने की जरूरत ही बोलो था, है ना, हनी सिंह ने हेल कर दू मैं बोलो, गुरु रंधावा तो बोले मेरे पीछे बैठे की गावा बोलो आज के टाइम। तो भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य उपाधि इसकी थी, किसके नाम पे थी, भट्टाचार्य जिसने भरतनाट्य के संगीत को क्या किया था, बढ़ावा दिया था। ठीक है भाई, हाँ हाल गुरु चाप गुरु, है ना, चाप का मतलब होता है, चाप कैसे काटते हो आप, ऐसे, तो ये धनुष चलाने में क्या था, धुरंधर आदमी था, तो हाल गुरु चाप गुरु। बोले मेरे जाए कि धनुष कोई चलाई कौन सा, बोलो धनुष या चाप गुरु, है ना। बोले ट्रेनिंग लेने तो लीजिए, बोलो तो नोट्स पढ़े, बोलो कैसे धनुष चलाते हैं, धनुष कैसे चलाएं, यूट्यूब पर सर्च करो, बोले जोर मारना कुंभा आओ बोलो के चाप गुरु, हाल गुरु, चाप गुरु, परम भागवत। बोले बोलो भगवान ही हूं तो खुद, बोले मन सो क्यों आ बोलो, तो इन उपाधि क्या की मिल गई, परम भागवत की, भागवत मतलब विष्णु, और बोले मैं तो परम विष्णु ही हूं बोलो, सो क्यों आ बोले, हर फील्ड को नॉलेज है मन, बोलो आओ तो शुरू एक बार। तो परम भागवती भी इसकी क्या है, एक उपाधि है, टाइटल है। ठीक है, आदि वरा, वरा किसकी उपाधि है भाई, विष्णु की, और बोले मैं विष्णु का टाइम को हूं, बोले कि हाँ, बोले मैं और विष्णु जी बोले एक सी से उम्र का, बोले दोबारा जन्म हो मेरे, आदि वरा भी इसकी क्या है, उपाधि। समझ में आई क्या बात, आई क्या रे। एक उपाधि मिलती है राणा रासो, क्या उपाधि मिलती है, राणा जी तो रासो, राणा जी को तो बोले रासो ही है, बोले क्या है, बोले सो क्यों आए, बोले क्या मैं, बोले साहित्य में, क्या मैं, तो ये साहित्य के क्षेत्र में उपाधि है इसकी। ठीक है, अभिनव भट्टाचार्य संगीत में उपाधि है। ठीक है, ये धनुष वाली विद्या में होगी, राज ने लड़ाई बड़े युद्ध के क्षेत्र में, समझ में आगे के सारे। तो पहले हिंदू सुल्तान, हिंदुओं का स्वर्ग माना जाता है। अभिनव भट्टाचार्य संगीत के क्षेत्र में, बोले हर प्रकार को गानो गानो आमन। ठीक है, अनु मल्लिकर, नेहा कक्कड़, टोनी कक्कड़, गुरु रंधावा, हनी सिंह, सब का गाना गा दियो बोले, मतलब मेरे को ले तो सुनो थे बोले। हाँ, हाल गुरु चाप गुरु की धनुष अच्छा चलाना था इसको। परम भागवत बोले परम विष्णु ही हूं मैं तो, आदि वरा बोला विष्णु के टाइम को हूं, राणो रासो यानी राणा जी को तो बोले रासो ही है ना। बोले छत पे सोया था भेड़ाई, राणा जी माफ करना, वो राणा जी कौन हो, कुंभई हो, तो ये याद रख लो, राणा जी रूस को। ठीक है, और क्या मैं साहित्य के क्षेत्र में, समझ में आई क्या बात, अरे आई क्या। चलो ये इसकी क्या थी, टाइटल्स, इसके क्या थे, टाइटल्स। हाँ, तो महाराणा कुंभा ये खत्म है यहाँ पे।
ठीक है, उसके बाद में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 53 साल किसने क्या किया था, लगभग 53-55 साल क्या किया था इसने, हाँ 53 साल 35 वर्ष, 35 वर्ष इसने क्या किया था, अपना राज्य संभाला था, और उसके बाद में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में इसका बेटा रायमल क्या बनता है, राजा बनता है। अरे समझ में आगे की बात, आगे गुरु जी आगे ना बोले, ठीक है तो ठीक है। अब बोले सर एक बात थे बीच में छोड़ दी, बोले केवल विजय स्तंभ के बारे में बताऊंगा था, तो विजय स्तंभ के बारे में लिखो, और विजय स्तंभ के दूसरे नाम क्या हैं वो भी लिख लेंगे यहाँ पे नए पेज पे। विजय स्तंभ बोल दो इसको, चाहे विजय स्तंभ बोल दो, इसी का दूसरा नाम है कीर्ति स्तंभ। क्या बोल दो, कीर्ति स्तंभ, ठीक है। इसी का नाम मिलता है, बोले इसके ऊपर ऊपर जाके देखो ना, बोले विष्णु जी का ध्वज जाए को दिखो, कहीं का देखो ध्वज के देखो, इसका दूसरा नाम है विष्णु ध्वज। और बोले विष्णु जी को वाहन के है गरुड़, गरुड़ ध्वज। एक नाम और के लिख दियो, गरुड़ ध्वज। तो विजय स्तंभ बोल दो, चाहे आप इसको कीर्ति स्तंभ बोल दो, चाहे इसको आप विष्णु ध्वज बोल दो, चाहे इसको आप गरुड़ ध्वज। आप बोले सब ठीक है कोई बात को नहीं, बोले बना दियो, कौन बनाए, बोले कुंभो बनायो, कत्ती मंजिल बनाई, कत्ती मंजिल बनाई, और एक मंजिल ना छोड़ के सब पर मूर्ति, इसलिए इसको बोला जाता है मूर्तियों का अजायब घर। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सारी जो मंजिलें हैं 8-9 की 9 मंजिलें हैं, उनमें से 8 मंजिलों पे क्या है, मूर्तियां, और एक मंजिल पे मूर्ति नहीं है, एक भी नहीं है, और वो कौन सी है, 8वीं। कौन सी है, 8वीं मंजिल पर क्या नहीं है, मूर्ति नहीं है, ये याद रख लेना। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कुंभा सेक्युलर था, सेक्युलर मतलब सभी धर्मों को मानने वाला था। उसने तीसरी मंजिल पे अल्लाह अल्लाह नाम लिखवाया, क्या लिखवाए, तीसरी मंजिल पे। जब आपको देखने को मौका मिले विजय स्तंभ को, तब जरूर देख के आइए, तीसरे मंजिल पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है अल्लाह अल्लाह। मतलब मुस्लिम धर्म को भी मानते थे। ठीक है भाई, ठीक है सर। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश यानी अजायब घर इसको बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर मूर्तियां मूर्तियां बनी हुई हैं। और सर, और ये बात है कि 9 मंजिल का है, और सर, और ये कि कुंभा ने बनवाया था, और ये बताओ कि तीसरी मंजिल पे क्या नहीं है, क्या लिखा हुआ है, अल्लाह अल्लाह लिखा हुआ है। 8वीं मंजिल ऐसी मंजिल है जिसपे क्या नहीं है, एक भी मूर्ति नहीं है। ठीक है। अब सर इसका बनाने वाले कौन थे, इसको डिजाइन करने वाले कौन थे, तो वो थे आपके जेता, पोमा, पुंजा और नापा। इसके वास्तुकार कौन हो गए, वास्तुकार कौन हो गए, एक तो पोमा जी हो गए, एक आपके जेता जी हो गए, एक आपके कुंपा जी हो गए। ठीक है, ये सारे क्या है इसके, एक नापा जी हो गए, नापा तो नाप लियो, ठीक है, पोमा जी पो दियो, जेता जी जिता दियो पूरन, और कुंपा जी आप थारे साबु ऐड कर लियो। ठीक है, तो ये वास्तुकार थे सारे, पोमा, जेता, कुंपा और नापा। ये सारे क्या है, विजय स्तंभ के पूछ लेता कई बार ऐसे। आजकल तो आरपीएससी का ट्रेंड चल रहा है कि विजय स्तंभ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, या विजय स्तंभ के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है या है। ठीक है, तो वो सारे आपको याद रखने पड़ेंगे, तो ये पूछ ही लेगा। वैसे आपके एक आर्ट कल्चर में भी टॉपिक चलता है दुर्गों में, तो वहां पे भी आप डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा हम, तो एक बार इसके बारे में थोड़ा सा आप देख लो। ठीक है भाई, हाँ, एक बार कई बार पूछ लेता है 122 फीट तो क्या है लंबा, 122 फुट, और बोले चौड़ो को, तब चौड़ो 30 फुट, कत्तो फुट है 30 फुट, तो ये भी लिखो। लंबा कितना है, इसकी लंबाई 120 फुट, 122 फुट है, ठीक है, और चौड़ाई 30 फुट। सहरा के अंदर गली बनी हुई 30 फुट चौड़ी, वो तो चौड़ो तो क्या है, विजय स्तंभ है। ठीक है, और राजस्थान के ही किसी कवि ने कहा है कि जब आप इसको देखोगे ना, तो किसी राजस्थानी आदमी की ऊपर देखते देखते पगड़ी गिर जाएगी। ठीक है, वो किसके बारे में कहा गया है, विजय स्तंभ के बारे में। किसने बनवाया था, कुंभा ने। कब बनवाया था, 1437 में। क्यों बनवाया था, महमूद खिलजी को हरा के। किस युद्ध में हराया था, सारंगपुर युद्ध में। और कुशी में क्या बनवाया था,
विजय स्तंभ। बोले मेरे चारों तरफ कीर्ति कीर्ति फैल गई, इसका नाम क्या पड़ गया? कीर्ति स्तंभ। बोले इसको देखने में कैसा लगता है? विष्णु के ध्वज जैसा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? विष्णु ध्वज। विष्णु जी का वाहन क्या है? गरुड़, तो इसका दूसरा नाम क्या पड़ गया? गरुड़ ध्वज। कितने मंजिल का है? 9 मंजिल का। सभी मंजिलों पे क्या बनी हुई है? मूर्तियां। एक मंजिल पे क्या नहीं है? एक भी मूर्ति नहीं है। कौन सी मंजिल है? 8वीं मंजिल। कितने फुट लंबा है? 122 फुट लंबा। कितना चौड़ा है? 30 फुट चौड़ा है। वास्तुकार कौन कौन है? पोमा, जेता, कुंपा और नापा। और क्या है भाई? मूर्तियां बहुत सारी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मूर्तियों का, भारतीय मूर्ति कला का क्या? एक भी लाइन में लिख लो आप। भारतीय मूर्ति कला का इंडियन हिस्ट्री में भी काम में आएगा आपके। का है विश्व कोश है, विश्व के अंदर ही बैंक बोले मूर्तियां को, जितनी भी मूर्तियां बनी है ना भारत में, उसकी सारी कला कहां दिखा दी कुंभा ने? विजय स्तंभ पे दिखा दी। ठीक है, हाँ, तो ये सारी चीजें याद रखेंगे। इंडियन जो आपकी जो मूर्ति कला है उसके विश्व कोश के नाम से जाना था। मूर्तियों का अजायब घर भी बोला जाता है। 8वीं मंजिल को छोड़कर सारी मंजिलों पे मूर्तियां ही मूर्तियां बनी हुई है। तीसरी मंजिल पे अल्लाह अल्लाह नाम लिखा हुआ है। इसका मतलब ये पता चलता है कि मुस्लिम धर्म को भी बढ़ावा देता था कुंभा। ठीक है, तो ये विजय स्तंभ के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, तो अगली नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नए राजा पढ़ेंगे रायमल। ठीक है, तब तक के लिए अगर क्लास पसंद आई है तो इसको शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं इसी एनर्जी के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।